हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू। गेट सक्सेस इन योर लाइफ। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी करे और आप इसी प्रकार हंसी खुशी से आगे बढ़ते रहें, बिना किसी दबाव तनाव के केवल और केवल के आगे की ओर बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हम चर्चा कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा करें। तो हमने राजस्थान के इतिहास के बारे में देखा, किस प्रकार राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, कहाँ के निवासी थे, किस प्रकार ये भारत आते हैं, भ्रमण के दौरान ये सारे राजस्थान में भ्रमण करते हैं तो वहां से एक किताब निकलते हैं जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान है। और इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण से संबंधित क्या बातें भी उन्होंने अपने इस किताब में लिखी। फिर आता है कि भारत आज़ादी के समय, भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं वहां तो एक मजदूर लेबर पार्टी चलती है जिसके जो थे अध्यक्ष थे वो कलीमेट एटली थे। उन्होंने कहा था कि हम भारतीयों का जब वो पीएम बन जाते हैं, मजदूर दल उनका साथ होते हैं, सहयोग करते हैं, वोट देते हैं, जब वह पीएम बन जाते हैं तो उन्होंने कहा था कि हम भारतीयों का संविधान, भारतीयों की इच्छा अनुसार चलाने के लिए भारत को आजाद करें। उसमें भारत की अगर बात करते हैं, जो लॉर्ड अगर वायसराय की बात करते हैं, वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में वो भेजते हैं, वो कौन से लॉर्ड माउंटबेटन है, वो आते हैं और भारत में घोषणा करते हैं भारत को हम आजाद करेंगे, यानी भारत का हम विभाजन करना चाह रहे हैं। जो पाकिस्तान में जाए पाकिस्तान में जाए, जो भारत में मिलना चाहे भारत में मिलना चाहिए, और जो रियासतें स्वतंत्र को स्वतंत्र रहना चाहिए तो स्वतंत्र रहे। इससे संबंधित लेकर क्या है, एक रियासती विभाग की स्थापना की जाती है जिसकी अगर हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राजस्थान के लोक पुरुष की हमने बात की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा था कि जो राजस्थान की रियासतें हैं उनकी समस्याओं को जानने के लिए हम एक कमेटी का जो निर्माण करते हैं जिसकी अध्यक्षता आप करेंगे। तो सरदार वल्लभ पटेल इसके अध्यक्ष थे, वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया, तेज समिति का है। ठीक है, रियासतों से संबंधित विभागों की अगर बात करते हैं तो उनके लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया था कि रियासतों को आप अपने अनुकूल जिस प्रकार ये मिलना चाहिए उस प्रकार इन्हें आप मिला लें। तो सरदार वल्लभ पटेल को इसलिए लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। सरदार वल्लभ पटेल राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान रहा था, ये हमने इस प्रकार देखा। तो राजस्थान का जो एकीकरण होता है वो 7 चरणों में होता है। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में होता है। इसमें 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने हैं और एक कमिश्नरी क्षेत्र था। एक इसे चिपशिप कहा जाता है, इसके स्थान कितने थे, 2 थे। तो हम इनके बारे में क्या चर्चा कर चुके हैं कि 19 रियासतें कौन कौन सी थी। इसकी अगर हम बात करते हैं, समय की बात करते हैं तो राजस्थान के एकीकरण में अगर समय की बात करते हैं तो 8 वर्ष है। राजस्थान के एकीकरण की अगर बात करते हैं तो इसमें 8 वर्ष 7 दिन और 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन है। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय राजस्थान के एकीकरण में लगता है। तो हमने देखा था इसके एकीकरण है किस प्रकार, इनके 7 जो रियासतें हैं वो 19 रियासतें हैं, किस प्रकार इनका एकीकरण हुआ था, 7 चरणों में होता है। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। इसमें 19 रियासतें सम्मिलित होती है, 3 ठिकाने होता है और एक कमिश्नरी क्षेत्र होता है जिसे चीफ जस्टिस के नाम से, जहां पर ये बैठा करते थे, गवर्नर जनरल वायसराय अधिपत्य के रूप में रखते थे। इसके स्थान कितने, 2 है। एक तो अजमेर मेरवाड़ा को रखा गया था और एक दूसरा कौन सा था, माउंट आबू था। तो राजस्थान का 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन जो लगे थे, राजस्थान का एकीकरण हो जाता है। किस प्रकार हुआ था, हमने 7 चरणों के बारे में चर्चा की थी। प्रथम चरण की बात करते हैं तो मत्स्य, दूसरे का नाम पूर्व है, मत्स्य पूर्व, तीसरे का शुंग है, चौथे का वृत्त है। मत्स्य पूर्व शुंग वृत्त संघ आया था और फिर क्या, राजस्थान बना था। अंतिम 7वां चरण कौन सा है, राजस्थान पूर्ण अपना स्वरूप ले लेता है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान क्या है वो जो वर्तमान स्वरूप है देखने को मिलता है। किस प्रकार की तारीखें थी तो हमने देखा था, पहला जो कौन सा मत्स्य संघ होता है 18 मार्च 1948 है, 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 है, 18 अप्रैल 1948, 3 1948 में थे। एक आता है 30 मार्च 1949 है, फिर 15 मई 1949 को आता है, फिर आता है 26 जनवरी 1950 को। उस दिन भारत का संविधान लागू हो जाता है। इस दिन अगर हम बात करते हैं तो पीएम, 2 पीएम रह नहीं सकते। पहले पीएम हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था, हमने पढ़ा था। पीएम कौन से थे, उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो पीएम हीरालाल शास्त्री थे। हमने कई किताबों में इसका पीएम लिखा है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जब लागू हो जाता है तो उसमें 2 पीएम हमें पता रह नहीं सकते। एक स्टेट है, एक स्टेट के 2 पीएम बन नहीं सकते हैं। तो इनमें क्या 2 पीएम एक को पीएम को क्या सीएम बनाया गया था। अतः हीरालाल शास्त्री को 6वां जो 26 जनवरी 1950 का भारत का संविधान जब लागू हो जाता है तो वहां से ओहदा नीचे किया जाता है इनको, और क्या है, राजस्थान का सीएम बनाया जाता है। तो प्रथम मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री बनाए गए थे। इसके बाद अगर बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीएम बन गए थे भारत के, तो इसमें क्या, हीरालाल शास्त्री को सीएम बनाया गया था। इसके बाद 7वां चरण आता है। 7वें चरण की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को है। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, सभी को पता है। राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं तो प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासतें थी, एक बार शॉर्ट में समझाते थे। अलवर है, भरतपुर है, करौली और धौलपुर थी। अलवर, भरतपुर, करौली और क्या, धौलपुर रियासतें शामिल थी। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे चरण में क्या है, बांसवाड़ा है, बूंदी है,
बाबू, झाड़ू, किक्को परसाटो। बांसवाड़ा है, बूंदी है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापुरा और टोंक है। इसमें क्या था, कुशलगढ़ ठिकाना था जो बांसवाड़ा से अलग करके इसमें सम्मिलित किया गया था। तीसरे में कौन सा आता है, इनमें तीसरा क्या, उदयपुर जुड़ जाता है। एक उदयपुर जुड़ता है, उदयपुर जुड़ने के साथ ही अपना तीसरा जो चरण है वो पूरा होता है। चौथे चरण की अगर बात करते हैं तो तीसरे में क्या जुड़ता है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, चार रियासतें और जुड़ जाती है। इस प्रकार के अपना चौथा चरण कंप्लीट होता है। पांचवें की बात करते हैं तो पहला प्लस चौथा बनता है और पांचवां का कंप्लीट होता है। छठे चरण की बात करते हैं, सिरोही का कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित कर दिया गया था, जिसकी अगर हम बात करते हैं सिरोही के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसको कुछ क्षेत्र लिया गया था, माउंट आबू के क्षेत्र को इसमें छोड़ दिया जाता है। और सातवें चरण की बात करते हैं, अजमेर, मेरवाड़ा है, आबू है, सुनील टप्पा है, ये क्षेत्र इसमें लिया गया था। टोटगढ़ की अगर बात करते हैं, अजमेर का एक क्षेत्र है, उसको 1956 में राजस्थान के विलय में सम्मिलित किया गया था। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिरोही का राजस्थान में कितनी बार विलय हुआ। सिरोही का 2 बार विलय होता है, प्रथम बार सिरोही के रूप में होता है, कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया जाता है, और दूसरा अगर हम बात करते हैं माउंट आबू के रूप में होता है। तो इस प्रकार के ये 7 जो 19 रियासतें थी इस प्रकार से सम्मिलित होती है। फिर इसकी बात करते हैं, पीएम है कुमावत, असावा, वर्मा शास्त्री, हमने पीएम देखे थे। फिर हिराला शास्त्री लगातार इसके पीएम के रूप में क्या सीएम रहते हैं। उद्घाटनकर्ता की हमने बात की थी, तो पहले चल के एनवी गोडगिल, दूसरे के एनवी गोडगिल है, फिर चाचा है, फिर क्या पटेल है, गोडगिल चाचा पटेल इसके क्या रहते, उद्घाटनकर्ता रहे थे। प्रथम अगर हम बात करते हैं मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम मत्स्य संघ के.एम. मुंशी के कहने पर रखा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के कहने पर इसका नाम क्या रखा गया था, मत्स्य संघ का। इसकी अगर हम बात करते हैं कि इसका उद्घाटन कहां पर हुआ था, तो लोहागढ़ दुर्ग या भरतपुर का किला है, उसके अंदर इसका क्या उद्घाटन होता है। दूसरा की अगर बात करते हैं तो कोटा दुर्ग में इसका उद्घाटन होता है। तीसरे की अगर बात करते हैं उदयपुर था, तो उदयपुर जो है जिलों के नगरी है, उदयपुर है, उदयपुर किले में इसका क्या उद्घाटन होता है। चौथा क्या है, जयपुर है, फिर जयपुर में क्या है, सभी का क्या जयपुर के किले में क्या उद्घाटन किया जाता है। तो इस प्रकार इनके जो उद्घाटन थे वो इन किलों में किए गए थे। अगर हम बात करते हैं कि जो राजस्थान का प्रथम संघ, राजस्थान का प्रथम चरण था, मत्स्य संघ कहा जाता है। इसकी जो वार्षिक आय कितनी थी, तो 1,84,000 रुपए प्रति व्यक्ति पूछे तो 184, अगर वैसे पूछे तो 1,84,000 रुपए इसकी सालाना आय थी। और जनसंख्या की बात करते हैं, क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 12,000 वर्ग स्क्वायर फुट में फैला। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का जो दूसरा चरण था उसमें क्या है, 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति सालाना जो इनके 2 लाख रुपए सालाना इनकी आय थी। दूसरे चरण की पूछा जाए प्रति व्यक्ति 200 और वैसे पूछेगा तो 2 लाख रुपए। इसकी अगर हम बात करते हैं तीसरे की बात करते हैं तो 3,02,016 रुपए थी। इसकी तीसरे की बात करते हैं 3,02,016 रुपए क्या है इसकी जो सालाना आय थी, सालाना क्या आय थी। और अगर हम बात करते हैं प्रथम चरण का जो स्क्वायर फुट था वो 12,000 था, वर्ग क्षेत्रफल में था। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे चरण का क्षेत्रफल था वो 16,807 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तीसरे का सबसे ज्यादा था 29,664 के करीब का इसका क्षेत्रफल फैला हुआ था। कई बार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्षेत्रफल के आधार पर क्या टिप्पणियां की जाती है, उनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो 29,777 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था वो तीसरे चरण का था। इस प्रकार हमने ये रियासतें के बारे में चर्चा की थी। अब हम कुछ देख लेते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, इस एकीकरण में रियासतें तो थी, इसमें कोई बड़ी भी होगी, कोई पुरानी भी होगी, नवीन भी होगी और छोटे भी होगी। तो इन रियासतों के बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान के एकीकरण में हम जानते हैं कि 19 रियासतें थी। कितनी थी, 19 रियासतें थी। 19 रियासतों की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उससे पहले या राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत थी अपनी मारवाड़, या दूसरा पूछ लिया जाता है जोधपुर है। मारवाड़ या जोधपुर है राजस्थान के एकीकरण में सबसे बड़ी रियासत। मारवाड़ या क्या कहलाती है, जोधपुर है। इसके बाद पूछ लिया जाता है सबसे पुरानी रियासत, सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी, तो मेवाड़ या उदयपुर का आसपास का जो क्षेत्र है ये राजस्थान के एकीकरण में सबसे जो कौन सी थी, पुरानी रियासत थी। सबसे बड़ी पूछता है तो मारवाड़ या जोधपुर है। सबसे पुरानी की अगर वो बात करेगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, मेवाड़ है। सबसे पुरानी कौन सी आती है, मेवाड़ है। और सबसे छोटी की अगर बात करता है सापुरा, सबसे छोटी रियासत कौन सी है, सापुरा है। और सबसे नवीन रियासत है वो कौन सी, झालावाड़ है। सबसे नवीन रियासत कौन सी आती है, झालावाड़ है। सबसे छोटी की अगर बात करता है सापुरा है। तो राजस्थान के एकीकरण के समय अगर हम बात करते हैं जो 19 रियासतें थी उनमें सबसे बड़ी रियासत की अगर हम बात करते हैं, बड़ी रियासत की अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ या जोधपुर। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, पूरे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मारवाड़ या जोधपुर रियासत है ये सबसे बड़ी रियासत की श्रेणी में आती है। मेवाड़ की अगर बात करते हैं तो ये सबसे अगर पुरानी श्रेणी की बात करते हैं तो मेवाड़ रियासत सबसे पुरानी में आती है। सबसे छोटी की अगर हम बात करते हैं सापुरा रियासत सबसे छोटी थी। और सबसे नवीन की अगर हम बात करते हैं तो झालावाड़ सबसे नवीन रियासत की श्रेणी में आती है। फिर हमने पढ़े थे
3 ठिकाने हैं, ठीक है। 3 ठिकाने कौन कौन से पड़े थे? कुशलगढ़ बांसवाड़ा है, निमराना अलवर है, लावा के है टोंक में। लावा को टोंक से किया गया था, बांसवाड़ा से कुशलगढ़ को किया था और निमराना को अलवर से लेकर, ये हमने पढ़े थे। 3 जो ठिकाने थे हमने पढ़े थे राजस्थान के एकीकरण में जो आते हैं ठिकाने हैं, ठीक है। तो इस समय कितने? 3 ठिकाने थे। फिर एक पूछा जाता है कि कमीशनी क्षेत्र कितने थे, यानी जो क्षेत्र थे जिसकी अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? केंद्र शासित प्रदेश या कमीशनी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं वो एक होता है जो अपना कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था। लेकिन अगर हम स्थान की बात करते हैं तो स्थान कितने रखे थे? 2 है, एक तो अजमेर मेरवाड़ा है और कौन सा आता है? दूसरा है माउंट आबू। अजमेर मेरवाड़ा है, दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो माउंट आबू है। अजमेर मेरवाड़ा और माउंट आबू क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश तो एक था लेकिन इसके स्थान कितने बना दिए गए थे? 2 है। गर्मियां जब होती थी तो ये जो गवर्नर जनरल वाइसराय यहाँ थे वो कहाँ पर चले जाते थे? माउंट आबू। माउंट आबू एक क्या ठंडा स्थान है। अगर सर्दियां आती तो ये कहाँ? अजमेर में रहते और यहाँ पर अपने कार्य का संचालन करते थे। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से फिर बनता है कि जो राजस्थान की अगर बात करते हैं आजादी से पूर्व है नॉन सल्यूट स्टेट कितनी थी? आजादी से पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो नॉन सल्यूट की अगर हम बात करते हैं जिनको सल्यूट नहीं किया जाता था, इससे प्रश्न आया गया है, पूछा गया है कि राजस्थान जो है उसमें आजादी से पूर्व नॉन सल्यूट ठिकाने कितने थे? नॉन सल्यूट ठिकाने कितने थे, यानी ऐसे कितने ठिकाने थे जिनको सल्यूट नहीं किया जाता था? वो अपने 3 है, निमराना अलवर है, लावा टोंक है और क्या? कुशलगढ़ बांसवाड़ा है। ये अपने क्या थे? 3 ठिकाने थे जिन्हें क्या सल्यूट नहीं किया जाता था, जिन्हें क्या नहीं किया जाता था? सल्यूट नहीं किया जाता था। तो ये क्या है? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। हमने कंप्लीट किया, इनके बारे में चर्चा की है। अब इसमें थोड़ी बहुत क्या छुटपुट पॉइंट और रह जाते हैं राजस्थान के एकीकरण से संबंधित, कुछ विस्मरणीय तथ्य जिनको हमें क्या याद करना है। लाइन टू लाइन होते हैं, इसमें क्वेश्चन वैसे के वैसे पूछे जाते हैं। राजस्थान के एकीकरण संबंधित ही था, लेकिन अब पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? अगर हमें पता है कि बीकानेर के शासक नरेश साधुन सिंह के द्वारा राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए गए तो हम उसको क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन अगर हमने पढ़ाई नहीं होगा, देखा ही नहीं हो, तो किस प्रकार हम करेंगे? राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय किस शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर सिग्नेचर करा? और कौन से शासक थे जो गुजरात के राजाओं के साथ हड़ौती संघ बनाना चाहते थे, मेवाड़ यूनियन बनाना चाहते थे? इस प्रकार कुछ विस्मरणीय तथ्य जिनको हमें क्या है ध्यान में रखना होगा, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान 3 श्रेणियों में बांटा गया था। सर्वप्रथम पहला ही पॉइंट की बात करते हैं तो राजस्थान जो था वो 3 श्रेणियों में बांटा गया था, ए, बी और सी। ए, बी और सी है। बी श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान कौन सी श्रेणी में आता था? बी श्रेणी में आता है। राजस्थान कौन सी श्रेणी में आता है? बी श्रेणी में आता है। और अगर हम बात करते हैं अजमेर तो था, अजमेर था वो कौन सी श्रेणी में आता था? सी में आता। ए में क्या आते? राजस्थान के राज्यपाल थे वो ए श्रेणी में आते थे। पहला पॉइंट कौन सा आता है? राजस्थान को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, ए, बी और सी। राजस्थान जो संपूर्ण आता था वो बी श्रेणी में आता था। अजमेर क्षेत्र था वो सी श्रेणी में आता था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक क्षेत्र और रह जाता है, राजस्थान के जो राज्यपाल है वो कौन सी श्रेणी में आते थे? राज्यपाल का पद गठित किया गया था तो राज्यपाल अपने ए श्रेणी में आते थे। राज्यपाल कौन सी श्रेणी में आ जाते थे? ए श्रेणी में आते थे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान के समय एकीकरण के समय दूसरा पॉइंट देखते हैं कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उस समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने हैं और कौन सा था? एक कमीशनी क्षेत्र था। राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान की एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने हैं और एक कमीशनी क्षेत्र था, यानी केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहता है। हमने पढ़ा था, पहले ही चर्चा की थी कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो उसका सर्वाधिक योगदान किसका रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इन्होंने क्या है वीपी मेनन के सहयोग से एक समिति बनाई थी और इस समिति के अनुसार सभी से पूछा था कि आप किस प्रकार के क्षेत्र में मिलना चाहते हैं, तो उन सभी रियासतों को कहे एकजुट कर करके राजस्थान में विलय के रूप में क्या सभी को एकजुट किया था और राजस्थान में इनका मिलाया था। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो एक आता है राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर? राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, जहां कर्नल जॉन स्टोर रुके थे तो वहां का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो वो अपना कौन सा आता है? बीकानेर में स्थित है। राजस्थान का जो प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम धौलपुर है, उसका प्राचीन नाम कौन सा है?
राजस्थान में आधुनिक धौलपुर को कहा जाता है, इसका प्राचीन नाम क्या कहलाता है? तो इसका प्राचीन नाम क्या था? कोठी था। हमने वैसे तो क्या है, जब हमने ज्योग्राफी पढ़ा था तो उसमें क्या चर्चा की थी कि प्राचीन क्षेत्र के क्या क्या नाम है। तो धौलपुर का प्राचीन नाम क्या रखा गया है? कोठी है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान की जो नवाबों की नगरी थी, राजस्थान में नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। नवाबों की नगरी कौन सी कहलाती है? एक प्रश्न पूछा जाता है कि नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? तो टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। फिर एक पॉइंट आता है कि धौलपुर व भरतपुर किस प्रकार की रियासत थी? धौलपुर व भरतपुर जाट रियासतों की श्रेणी में आते, यानी जाट यहाँ पर रहते थे। धौलपुर व भरतपुर जाट रियासतों की श्रेणी में आते थे। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो एकीकरण जो होता है, राजस्थान में एकीकरण हुआ था। एकीकरण में राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? तो हमने देखा था कि राज्यपाल जो है पहले राजप्रमुख, पहले क्या राजप्रमुख आते हैं, लेकिन जैसे ही राजप्रमुख का पद खत्म होता है वैसे क्या हो जाता है, अपना राज्यपाल का पद सृजित कर दिया जाता है। तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, राज्यपाल का पद है 1956 में लागू किया गया था। 7वें संविधान संशोधन 1956 को राजस्थान में राज्यपाल का पद घोषित किया गया था, पद सृजन किया गया था। और प्रथम जो राज्यपाल थे वो पंजाब निवासी गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। राजस्थान में राज्यपाल का जो पद है, राजप्रमुख के पद को हटाकर उसके जगह क्या बनाया गया था? राज्यपाल बनाया गया था। और राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं, 7वें संविधान संशोधन 1956 को बनाया गया था। और ये हमारे पंजाब निवासी गुरुमुख निहाल सिंह थे, उन्हें राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो उसमें अगर हम बात करते हैं, राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो उसमें क्या थे? पीएम हीरालाल शास्त्री थे। तो उनको क्या है, एकीकरण हुआ था तो उनको क्या पद से नीचे लाया जाता है, यानी सीएम बना लिया जाता है। लेकिन जब पुनः एकीकरण हुआ था 1956 में, राजस्थान का एक बार फिर पुनः कुछ होता है, कुछ गलतियां रह गई थी तो उनको लेकर के एक मीटिंग की गई थी। यानी पुनः एकीकरण के दौरान राजस्थान के जो सीएम थे, पुनः एकीकरण जब किया गया था उस समय राजस्थान के जो सीएम थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे। वो कौन से थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। इनका कार्यकाल सर्वाधिक सबसे लंबा रहा है। हम जानते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया का सीएम के रूप में राजस्थान में सर्वाधिक सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। अब पूछ लिया जाता है कि प्रथम जो राजस्थान की अगर बात करते हैं, प्रथम निर्वाचित सीएम कौन से थे? तो प्रथम राजस्थान के निर्वाचित सीएम दौसा निवासी टीकाराम पालीवाल को बनाया गया। उन्होंने तो कौन से? हीरालाल शास्त्री। पीएम से पद को लेकर के 6वीं जो 1900 अगर हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, पीएम से क्या सीएम बनाए गए थे। लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन से? दौसा निवासी टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का प्रथम जो निर्वाचित सीएम है वो बनाया गया था। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम दौसा निवासी टीकाराम पालीवाल को बनाया गया था। अब इसे अगला पॉइंट, ये छोटे छोटे क्या पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा था? नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। धौलपुर व भरतपुर जाट रियासत। राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। हम राजस्थान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान में राजप्रमुख का पद घटाकर उसके जगह राज्यपाल का पद बनाया गया। तो ये राज्यपाल का पद कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में सृजन किया गया था। और राजस्थान का प्रथम राजप्रमुख राज्यपाल था वो किसको बनाया गया था? पंजाब निवासी गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान का जब पुनः एकीकरण हुआ था उसमें राजस्थान के सीएम कौन से थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। इनका कार्यकाल सर्वाधिक सबसे लंबा रहता है। इसके बाद हमने देखा था कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन से थे? प्रथम निर्वाचित सीएम है दौसा निवासी टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का प्रथम निर्वाचित सीएम बनाया गया। इससे पहले सीएम तो थे लेकिन उन्हें मनोनीत किया गया था। क्यों? जो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। तो संविधान लागू होने के बाद किसी भी स्टेट का अगर देख लेंगे 2 पीएम रह नहीं सकते, तो एक पीएम को नीचे लाया गया था, यानी हीरालाल शास्त्री जो पीएम के रूप में कार्य करते थे उन्हें पीएम से क्या बनाया गया था? सीएम बनाया गया था। तो अतः राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम कौन से थे? हीरालाल शास्त्री। इसके बाद की हम बात करते हैं, धौलपुर व भरतपुर की जनता भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। धौलपुर व भरतपुर के क्षेत्र विशेष के लोग थे। धौलपुर व भरतपुर की जनता भाषा के आधार पर क्या कहते हैं कि हम तो क्या यूपी में मिलेंगे। लेकिन भारत सरकार के मुख्य सचिव है, भारत सरकार के मुख्य सचिव है वीपी मेनन ने जनता का विचार जानने के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था शंकरदेव राय समिति। धौलपुर व भरतपुर की जनता भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। कहते हैं कि हम तो हमारे यूपी की भाषा जानते हैं, हम यूपी में क्या मिलना स्वीकार करते हैं। लेकिन भारत सरकार के मुख्य सचिव वीपी मेनन है, यानी पंडित जो कौन से थे
अगर हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासती विभाग की स्थापना की थी, इसके मुख्य सचिव किसे बनाया था? वीपी मेनन ने। तो वीपी मेनन ने जनता का विचार जानने हेतु एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था शंकरदेव राय समिति है। इस समिति ने भरतपुर धौलपुर के लोगों से मिला और उनसे क्या बात की कि किस प्रकार आप वहां पर जाना चाहते हैं, अगर हम भाषा का अनुवाद है किसी भी प्रकार हम ही आपकी समस्या का समाधान कर दें तो फिर ये क्या धीरे धीरे मान लेते हैं और इस समिति के कहने पर धौलपुर और भरतपुर की जनता के राजस्थान में मिलना स्वीकार करती है। अब ये जो शंकरदेव राय समिति थी, इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि इस समिति में कितने सदस्य थे? तो शंकरदेव राय समिति एक 30 सदस्य कमेटी है, 3 सदस्य है। एक तो इसमें शंकरदेव राय खुद होते हैं, शंकरदेव राय खुद होते हैं, वो इसकी समिति की अगर हम बात करते हैं अध्यक्ष थे। दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरी कौन से थे? प्रभु दयाल और एक आते हैं आर के सिधावा। प्रभु दयाल और आर के सिधावा इसके सदस्य थे। प्रभु दयाल और आर के सिधावा शंकरदेव राय समिति के सदस्य होते हैं, जबकि अगर हम बात करते हैं इस समिति के अध्यक्ष खुद शंकरदेव राय होते हैं। इसके सचिव कौन से थे? वीपी मेनन थे। इसके सचिव कौन से आते हैं? वीपी मेनन आते हैं। अब पूछा जाता है, अगला पॉइंट की बात करते हैं कि राजस्थान का जो सीएम है, मनोनीत सीएम कौन कौन से रहे? तो प्रथम हमने पढ़ा था हीरालाल शास्त्री है, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं प्रथम मनोनीत सीएम थे। इसके बाद 2 सीएम और रहते हैं, जयनारायण व्यास है, एक कौन से थे? वेंकटाचार्य। जयनारायण व्यास और क्या है? वेंकटाचार्य, ये भी दोनों मनोनीत सीएम रहते। जयनारायण व्यास है मनोनीत व निर्वाचित दोनों पद पर रहे। पहले तो इन्हें क्या मनोनीत किया गया था, लेकिन बाद में क्या चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव जीतने के कारण क्या ये निर्वाचित होते हैं। वेंकटाचार्य एकमात्र आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस के जो पद पर थे और इन्हें क्या है? राजस्थान का मनोनीत सीएम बनाया गया था। राजस्थान का क्या बनाया जाता है? मनोनीत सीएम है। वेंकटाचार्य एकमात्र ऐसे सर्विस में थे, यानी सिविल सेवा में थे, जिन्हें राजस्थान के सीएम के रूप में क्या नियुक्त किया जाता है? मनोनीत किया जाता है, नियुक्त नहीं मनोनीत किया जाता है। तो राजस्थान के मनोनीत सीएम कौन कौन से? हीरालाल शास्त्री। दूसरा अगर बात करते हैं जयनारायण व्यास है, और तीसरे कौन से? वेंकटाचार्य, एकमात्र आईसीएस अधिकारी इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी हैं। तो हीरालाल शास्त्री मनोनीत। अगर हम बात करते हैं जयनारायण व्यास, ये पहले तो मनोनीत थे, बाद में क्या निर्वाचित किए जाते हैं। तो निर्वाचित व मनोनीत दोनों की बात करते हैं तो वो कौन से थे? अपने जयनारायण व्यास हैं। और तीसरे की बात करते हैं मनोनीत है आईसीएस से रिटायरमेंट है वेंकटाचार्य, इंडियन सिविल सर्विस से रिटायरमेंट है वेंकटाचार्य की, इन्हें राजस्थान का मनोनीत सीएम बनाया गया था। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का प्रथम चरण है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, राजस्थान के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। ये किसके अनुशंसा के आधार पर, किसके सिफारिश पर रखा था? हमने चर्चा की थी कि एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सिफारिश पर राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया था? क्या रखा गया था इसका? पहले का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण होता है मत्स्य संघ। इसका नाम किसकी सिफारिश, किसके अनुशंसा पर रखा गया था? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के अनुशंसा पर रखा गया था। लेकिन इस नाम का विरोध है भरतपुर के राजा मानसिंह जो देशराज है। कौन से थे? भरतपुर के शासक मानसिंह देशराज ने कहा इसका नाम इसलिए मत्स्य संघ का क्या है वो विरोध करते हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के कहने पर जो मत्स्य संघ नाम रखा गया था उसका विरोध कौन करते हैं? तो इसके विरोध की अगर हम बात करते हैं तो इसके विरोध का जो था मुख्य राजकुमार था मानसिंह देशराज भरतपुर का, वो विरोध करता है। भरतपुर का कौन सा आता है? मानसिंह देशराज है, वो इसका विरोध करता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि राजस्थान का जो एकीकरण होता है, राजस्थान का एकीकरण जो होता है, इस एकीकरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन से चरण में हुआ था? राजस्थान के एकीकरण का प्रथम बार जो एकीकरण हुआ था उसमें राजस्थान शब्द का कौन से चरण में? तो राजस्थान का एकीकरण होता है उसमें राजस्थान शब्द का प्रथम बार प्रयोग तो दूसरे चरण में हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार से मान्यता की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू होता है तो केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर इसे राजस्थान नाम दिया जाता है। पहले अपना मध्य पूर्व राजस्थान है, लेकिन पूर्ण रूप से राजस्थान के रूप में इसे क्या छठवां चरण आता है? मध्य पूर्व संयुक्त वृत्त संघ राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान संघ बनता है, फिर राजस्थान पूर्ण स्वीकार करता है। तो पूर्ण रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। अब एक पॉइंट आता है कि राजस्थान के एकीकरण में सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो बीकानेर के शासक नरेश सादुल सिंह है, उनके द्वारा राजस्थान के एकीकरण सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। अलवर के शासक थे तेज सिंह, उनके द्वारा भी प्रयास किए गए थे, लेकिन क्या वो विफल हो जाते हैं। उनसे पहले क्या है ये जो बीकानेर के शासक है सादुल सिंह है, उनके द्वारा क्या हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। इसके बाद आता है कि राजस्थान का जो एकीकरण है उसके ऊपर सबसे अंत में हस्ताक्षर कौन करता है? सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? किसके द्वारा क्या सबसे अंत में हस्ताक्षर किए गए थे? तो अगर हम बात करते हैं धौलपुर रियासत थी,
धौलपुर रियासत थी, उनके उदय भान सिंह थे, उनके द्वारा राजस्थान के एकीकरण सबसे अंत में हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो प्रथम बार कौन सा करता है? बीकानेर के शासक नरेश सादुल सिंह के द्वारा। सबसे अंत में अगर हम बात करते हैं तो सबसे अंत में आते हैं जो राजस्थान के एकीकरण पर सिग्नेचर करते हैं, वो कौन से व्यक्ति थे? वो अगर हम बात करते हैं उदय भान सिंह थे। कहाँ के थे? धौलपुर रियासत थी, धौलपुर रियासत के शासक थे उदय भान सिंह। उनके द्वारा राजस्थान के एकीकरण पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद आता है कि वह कौन शासक थे? वह एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय किस शासक ने कहा था कि मैं मेरे एकीकरण पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा, राजस्थान में मिलने पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा, मैं मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र यानी मैं डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। तो बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं राजस्थान के एकीकरण पर नहीं, अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्या सिग्नेचर कर रहा हूं। कौन से थे? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह है। इसके बाद अगला आता है कि मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह मालवा। मेवाड़ के शासक कौन से थे? भोपाल सिंह मालवा है। गुजरात के राजाओं के साथ मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह मालवा है, गुजरात के राजाओं के साथ संयुक्त बैठक बुलाकर क्या बनाना चाहते थे? मेवाड़ यूनियन बनाना चाहते थे। तो मेवाड़ के शासक है भोपाल सिंह मालवा है, गुजरात के राजाओं के साथ संयुक्त बैठक बुलाकर मेवाड़ यूनियन बनाना चाहते थे। तो गुजरात के शासक थे, उनके साथ क्या यूनियन बनाना चाहते थे। इसके बाद आता है कि कोटा के शासक भीम सिंह है। कोटा के शासक कौन से थे? भीम सिंह, जो हमने पढ़ा राजपुरों की अगर बात करते हैं तो भीम सिंह आए थे। तो कोटा के शासक भीम सिंह है, वो क्या बनाना चाहते थे? लोगों के साथ क्या रियासतों का एकीकरण किया और उनको कहा कि हम क्या हड़ौती संघ बनाएंगे। तो कुछ प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह क्या बनाना चाहते थे? तो मेवाड़ के शासक की बात करते हैं क्या बनाना चाहते थे, फिर पूछ लिया जाता है कि कोटा के शासक भीम सिंह वो कौन सा संघ बनाना चाहते थे? हड़ौती संघ। दो पॉइंट निकल कर आते हैं, दो पॉइंट क्या है निकल कर आते हैं। मेवाड़ के शासक थे वो क्या गुजरात के राजाओं के साथ क्या बनाना चाहते थे? मेवाड़ यूनियन। और अगर हम दूसरी बात करते हैं कोटा के शासक भीम सिंह वो कौन सा संघ बनाना चाहते थे? वो क्या हड़ौती संघ बनाना चाहते थे। इसके बाद अगला पॉइंट की बात करते हैं जोधपुर के शासक हुनंत सिंह व हनुमंत सिंह थे। जोधपुर के शासक हुनंत सिंह व हनुमंत सिंह मोहम्मद अली जिन्ना के जोधपुर के शासक हुए थे जिसका नाम क्या है? हुनंत सिंह है या हनुमंत सिंह है। वो अगर हम बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। वो कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि आप क्या पाकिस्तान में आपको क्या सारी सुविधाएं दी जाएगी, आपके संचार के साधन है, सुरक्षा सभी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। तो जोधपुर के शासक थे, उन्होंने क्या स्वीकार कर लिया? ठीक है कि हम आपके मिलना स्वीकार करते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से, सरदार वल्लभ भाई पटेल राजस्थान के एकीकरण के सर्वाधिक योगदान रहा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इन्होंने क्या राजस्थान में मिलना स्वीकार किया था। उन्होंने क्या है वल्लभ भाई पटेल के कारण क्या राजस्थान में मिलना स्वीकार करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि वह कौन सी रियासत जो पाकिस्तान में मिलना मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से पाकिस्तान में जाना चाहते थे, वो कौन सी थी? जोधपुर। कौन सी आती है? जोधपुर है, जिसके शासक थे हुनंत सिंह व हनुमंत सिंह। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि भारत आजादी के समय ब्रिटेन में एक दल चलता था जिसका नाम क्या था? मजदूर दल है या लेबर पार्टी है। मजदूर दल या लेबर पार्टी है, जिसकी अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन से थे? कलिमेट एटली। पहले तो क्या है उस दल के नेता थे, लेकिन बाद में क्या सत्ता परिवर्तन होता है, कलिमेटली वहां के पीएम बनते हैं। तो जब वहां के ये पीएम थे तो उसमें भारत के जो वाइसराय थे वो किसे बनाया गया? तो हमने चर्चा की थी माउंटबेटन को आते हैं ये जनरल वाइसराय और गवर्नर के पद पर क्या है निर्धारण करते हैं कि आप क्या है बेवेल को हटाकर, उन्होंने क्या है बेवेल को हटाकर भारत का वाइसराय और गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? माउंटबेटन को बनाया। लॉर्ड माउंटबेटन खासा क्या घोषणा करी? तो ये 4 तारीख को ये घोषणा करते हैं कि हम भारत में क्या है भारत को क्या है विघटित करें, भारत और पाकिस्तान अलग अलग भागों में बांट रहे हैं और जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहिए वो स्वतंत्र रह सकती है। तो इसके कौन से थे? वाइसराय पूछ लिया जाता है, तो लॉर्ड कौन से थे? माउंटबेटन थे। इसके बाद में क्या राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसके 7वें चरण में कौन सा था? सुनेल टप्पा है। सुनेल टप्पा एक सेटअप था। सुनेल टप्पा जो है वो कहां से लिया गया? इससे पॉइंट बनता है। तो राजस्थान के एकीकरण की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में सुनेल टप्पा अम्पी से लिया गया है, जो वर्तमान में क्या झालावाड़ में। सुनेल टप्पा जो क्षेत्र था राजस्थान के 7वें चरण में जोड़ा गया था, तो सुनेल टप्पा अम्पी से लिया गया है, जो वर्तमान में कहां पर है? झालावाड़ जिले में। वर्तमान में कहें झालावाड़ जिले में था। अम्पी को कोटा राज्य अर्थात झालावाड़ जिले का सिरोंज भाग दिया गया था। अम्पी को उसके जगह कौन सा? कोटा राज्य अर्थात झालावाड़ जिले का सिरोंज भाग दे दिया गया था। हमने वहां से के सुनील टप्पा लिया था और उनको कौन सा भाग दे दिया जाता है? इन्हें हम सिरोंज भाग दे देते हैं। इन्हें कौन सा? सिरोंज भाग दे दिया गया है। ठीक है, सिरोंज की अगर हम बात करते हैं राजस्थान में कब विलय हुआ? एक प्रश्न से बनता है कि राजस्थान में जो हमने सिरोंज भाग है
उसका राजस्थान में कब विलय होता है। तो सिरोंज की अगर बात करते हैं, सिरोंज एमपी में कब मिला गया था, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो ये सिरोंज क्षेत्र एमपी में मिला दिया जाता है। 1 नवंबर 1956 को तारीख पूछ ली जाती है तो हमें याद रखना, लास्ट था, अंतिम चरण था, उसमें क्या इसमें मिलाया गया था। अब एक पॉइंट आता है कि राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था उसमें क्या सिरोही का 2 बार विलय होता है। सिरोही का क्या है 2 बार विलय होता है, प्रथम बार सिरोही और दूसरी बार माउंट आबू है। तो सिरोही की अगर हम बात करते हैं तो सिरोही का जब विलय हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखकर पूछा कि सिरोही है, उदयपुर का तो विलय हो गया, इससे हम बहुत खुश हैं, लेकिन सिरोही क्या है, सिरोही का विलय नहीं हो पाया, तो सिरोही तो क्या गुजरात की तरफ जाएगा, सिरोही तो क्या है गुजरात की तरफ जाएगा, गुजरात में मिलना ये स्वीकार कर रहे हैं यहाँ के लोग हैं, क्योंकि उदयपुर तो क्या है अपने रूप से क्या है सम्मिलित हो गए, तो सिरोही बच गया है, तो सिरोही क्या गुजरात में जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिरोही के लोग हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि हम राजस्थान में लेंगे, वो कहते हैं कि हम गुजरात में चले जाएं, कोई बात नहीं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास बार बार पत्र आ रहे कि हम सिरोही को तो क्या है गुजरात में जाएंगे, लेकिन राजस्थान के जो लोग थे वो कह रहे थे गोकुल भाई भट्ट है, तो हातल गांव सिरोही का एक क्षेत्र है, गोकुल भाई भट्ट को क्या हम राजस्थान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ के निवासी है और यहाँ से क्या यहाँ के एकीकरण में इन्होंने क्या योगदान दिया है और यहाँ की जो सिरोही का क्षेत्र है इनके अधीन चलता है। तो ऐसा कहने पर ये बार बार जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके पास पत्र आते थे, तो क्या इस बात पर चर्चा करते हैं, फिर वो क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखते हैं कि इस प्रकार की घटना है कि हम सिरोही को गुजरात में मिला तो दें, लेकिन यहाँ के जो जन निवासी है वो कहते हैं कि सिरोही के जो गोकुल भाई भट्ट है हम उसे क्या राजस्थान में मिलाना स्वीकार करते हैं, हम उन्हें अपने पास रखेंगे, बाकी सिरोही को आप कहीं दे दो, गुजरात में दे दो, कहीं दो। आतल क्षेत्र का जो क्षेत्र था, आतल विशेष क्षेत्र है, सिरोही का एक भाग है, वहां के गोकुल भट्ट निवासी थे, जन्म स्थान वहां का है, तो वहां का जो क्षेत्र था प्रथम बार सिरोही के रूप में मिलाया, वो अपना इतना क्षेत्र रखते हैं और माउंट आबू और बाकी जो क्षेत्र है उसको वैसे छोड़ देते हैं, गुजरात में जाए कहीं पर जाए। तो इस प्रकार के प्रथम बार राजस्थान के एकीकरण में सिरोही का विलय होता है 1950 में होता है, 1950 में सिरोही का विलय हो जाता है। इसमें क्या कुछ भाग सिरोही का दिया गया, हातल क्षेत्र का कुछ क्षेत्र जहां पर गोकुल भट्ट निवास था उस क्षेत्र तक क्या है राजस्थान में से मिलाया गया, लेकिन फिर माउंट आबू का क्षेत्र बच जाता है, तो दूसरी बार सिरोही का फिर राजस्थान में एकीकरण होता है, राजस्थान में इनका विलय होता है 1 नवंबर 1956 को। जो भाग बच गया था उसको क्या सभी को राजस्थान के जो क्षेत्र है उसमें मिला दिया जाता है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का अंतिम चरण था, इस चरण में क्या मिला जुला जो बाकी भाग था उसको भी राजस्थान में मिला दिया जाता है, उसको भी क्या मिला दिया जाता है। एक आती है श्री पीवी सत्यनारायण समिति, श्री पीवी सत्यनारायण समिति के अनुशंसा के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था, जोधपुर को हाईकोर्ट, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। श्री पीवी सत्यनारायण समिति के अनुशंसा के आधार पर जयपुर को तो राजधानी बनाया गया था और जोधपुर को हाईकोर्ट सौंपा गया। जोधपुर को एक कमेटी आती है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अनुसमिति के अनुसार पर जोधपुर को हाईकोर्ट बनाया गया था। तो इसमें 3-4 पॉइंट बता देता हूँ। जयपुर को तो इसमें राजधानी बनाया गया था और जोधपुर को क्या बनाया गया था, जोधपुर को हाईकोर्ट बनाया गया। खनिज विभाग था वो उदयपुर को सौंप दिया जाता है, खनिज विभाग उदयपुर है और पूछा जाता है कृषि विभाग है, तो इस समिति ने कृषि विभाग के लिए भरतपुर को सौंप दिया गया था और शिक्षा विभाग बीकानेर को है। शिक्षा विभाग किस क्षेत्र को बनाया था, इसने कहा बीकानेर को क्या शिक्षा विभाग है, भरतपुर को कृषि विभाग है और जोधपुर को हाईकोर्ट है, जयपुर को राजधानी है और वन व सहकारी विभाग कोटा को बनाया था। इस क्षेत्र ने कहा था कि वन व सहकारी विभाग के कोटा क्षेत्र है वो इस क्षेत्र में है। तो इस प्रकार के ये समिति श्री पीवी सत्यनारायण समिति के अनुशंसा के आधार पर ये क्षेत्र के बांटे गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं लावा का विलय। लावा का जो विलय है राजस्थान में कब हुआ था, लावा का विलय राजस्थान में 1948 में किया गया। ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है कि लावा का विलय राजस्थान में कब होता है, तो 1948 में होता है। 19 जुलाई 1948 को केंद्रीय सहकारी एक अनुक्रम था। 19 जुलाई 1949 को केंद्रीय सहकारी आयोग की अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय आयोग था, उसकी लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में शामिल कर दिया गया था। 19 जुलाई 1948 को जो लावा ठिकाना था केंद्रीय सहकारी आयोग के अनुशंसा के आधार पर इसे जयपुर में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण और विस्मरणीय तथ्य थे, रियासतों को लेकर के कुछ मुख्य मुख्य बातें थी। अब इसमें क्या है 1-2 पॉइंट और रह जाते हैं, जिसकी अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण था उसमें उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, उन व्यक्तियों के नाम बताइए। तो प्रथम चरण में कौन से आते हैं, युगल किशोर चतुर्वेदी है और गोपीलाल यादव है, उन्हें उप प्रधानमंत्री के पद पर रखा गया था। केवल एक ही चरण में रखे गए थे, प्रथम चरण था, इसी चरण में ये 2 व्यक्तियों को बना दिया जाता है। तो पहले कौन से थे, पहले आते हैं युगल किशोर चतुर्वेदी है और गोपीलाल यादव है।
गोपीलाल यादव, इन 2 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री पद पर रखा जाता है। इसके बाद हमने देखा भोपाल से अपाहिज शासक, ये क्या है, अपाहिज शासक के रूप में रहते हैं, एकमात्र इससे जीवन पर्यंत रहे थे। इसके बाद में क्या है, एक ये पूछ लिया जाता है कि रियासतों से संबंधित एक विभाग की स्थापना की, रियासतों को लेकर एकीकरण करवाया जा रहा था, तो उस समय के रियासतों से संबंधित समस्याओं को लेकर क्या है, एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था, रियासती विभाग है। उसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी, हमने अभी पढ़ा है। जिसके कौन से थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे और बीपी मेनन इसके क्या थे, सचिव थे। और ये बताते हैं कि किस किस रियासत को किस प्रकार की समस्या है, उन्हें राजस्थान में क्या मिलाएंगे। मत्स्य संघ को मत्स्य संघ था, मत्स्य संघ को चलाने के लिए प्रथम संघ कौन सा था, मत्स्य संघ, इसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ के मुंशी के कहने पर। तो इस जो मत्स्य संघ था उसको चलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, इसमें कौन कौन से सदस्य थे, एक तो था युगल किशोर चतुर्वेदी है, युगल किशोर चतुर्वेदी है भरतपुर के थे, मास्टर भोलेनाथ, यह समिति बनाई जाती है मत्स्य संघ चलाने के लिए, क्या प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए कमेटी होती है, उस कमेटी के सदस्य कौन कौन से थे, युगल किशोर चतुर्वेदी है भरतपुर के थे, मास्टर भोलेनाथ है, कौन से आते हैं, मास्टर भोलेनाथ अलवर के हैं, गोपीलाल यादव है और मंगल सिंह है, गोपीलाल यादव है, मंगल सिंह धौलपुर के, गोपीलाल यादव मंगल सिंह है। और अगर हम बात करते हैं भोलेनाथ है और कौन से आते हैं, भोलेनाथ, और अगर हम बात करते हैं इसके साथ एक और आते हैं चिरंजीलाल शर्मा, चिरंजीलाल शर्मा है करौली के। तो ये व्यक्ति मत्स्य संघ का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको चलाने के लिए उस मत्स्य संघ में क्या सम्मिलित किए गए थे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, 3 दे देंगे, एक क्या अलग दे देंगे। इसके बाद की बात करते हैं भारत की, अगर हम बात करते हैं तो भारत का जिस प्रकार इन रियासतों का एकीकरण राजस्थान में हो, तो इसी प्रकार के भारत का जो संपूर्ण विशेष क्षेत्र था उन क्षेत्रों को भी मिलाया गया था, वहीं के क्या शासक थे। तो इसी प्रकार भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का जो प्रशासन, सिरोही का प्रशासन था वो क्या है, राजस्थान में पहले क्या राजस्थान का कुछ क्षेत्र, सिरोही का कुछ क्षेत्र मिलाया गया था। तो सिरोही का जो क्षेत्र होता है उसको क्या मुंबई के अंदर सौंप दिया था, मुंबई उसके अधीन कर दिया जाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो बंबई क्षेत्र है वो कौन सी रियासत से संबंधित था, तो सिरोही जो क्षेत्र था वो क्या है, बंबई के प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। भारत सरकार ने जो सिरोही का कुछ भाग है उसको कहां पर है, बंबई सरकार के अधीन कर दिया था, क्योंकि यहाँ का जो शासक बना था वो बहुत ही अल्पसंख्यक था, यानी छोटी उम्र का अल्पवयस्क था, बहुत ही छोटी उम्र का क्या था, शासक था। अतः यहाँ के जो 5 जनवरी 1950 को, फरवरी या जनवरी एक पॉइंट इसमें देंगे, तो 5 फरवरी या 5 जनवरी है 1949 को यहाँ का जो सिरोही का क्षेत्र था वो बंबई के अधीन कर दिया जाता है, यानी बंबई है वो अपने इसके अधीन में चलाएंगे। वो क्या है, बंबई जो है वो अपने अधीन में क्या है चलाएगी, जब तक यहाँ का शासक है वो बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि छोटी उम्र का शासक था, अल्पवयस्क था, इसलिए वे क्या है उनके अधीन में कर देते हैं। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि माउंट आबू राजस्थान में विलय में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा था, माउंट आबू का राजस्थान में विलय होता है, पहले भाग में कौन सा होता है, सिरोही का होता है, और दूसरे में क्या माउंट आबू के रूप में होता है। तो माउंट आबू के राजस्थान के मिलने में, माउंट आबू का राजस्थान में विलय में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है, गोकुल भाई भट्ट है, उनका सर्वाधिक योगदान रहता है। गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से इनका राजस्थान में विलय होता है। एक पूछा जाता है कि जब राजस्थान की अगर बात करते हैं अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ, तो यहाँ के अजमेर जो क्षेत्र था उस समय यह राजस्थान में विलय होता है, अजमेर का मिलता है, तो वहां के सीएम कौन से थे, हरिबाऊ उपाध्याय, हरिबाऊ उपाध्याय थे अजमेर के सीएम। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जब अजमेर को राजस्थान के एकीकरण में सम्मिलित किया गया था तो वहां के सीएम कौन से थे, हरिबाऊ उपाध्याय, हरिबाऊ क्या है, पंडित हरिबाऊ उपाध्याय है। इसके बाद में क्या है, एक अंतिम और लास्ट पॉइंट है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण हुआ था, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राजस्थान के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस रियासत को, सरदार वल्लभ भाई पटेल है और एक आते हैं इनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राजस्थान की एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस रियासत को विश्व का 8वां आश्रय कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ की अनुशंसा करते थे कि यहाँ की रियासत इस प्रकार की, यहाँ इसकी रियासत इस प्रकार की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान की किस रियासत को आश्रय कहा था, किस रियासत को क्या कहा था, विश्व का 8वां आश्चर्य। बात बताइए 7 अजूबे 8वां किसको बताया था, जैसलमेर, जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है विश्व का 8वां आश्रय कहा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो राजस्थान के एकीकरण के संबंधित क्या पूछ लिए जाते हैं।
राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तो उसमें क्या कुछ ये बातें जिसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं और बार बार पूछा जाता है। तो ये हमारा राजस्थान का जो एकीकरण है कंप्लीट होता है। पहले तो क्या हमने कल ही कर लिया था, पहले सेशन में किया था, लेकिन आज है क्या हमने फिर बीच में जो छोटे छोटे पॉइंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारी ये लाइन टू लाइन पॉइंट टू पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने क्या चर्चा की है। तो ये हमारा राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है। कल से हम आगे बढ़ेंगे और जो क्या है पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी सभ्यताएं थी, विराट है, आहड़ है, कालीबंगा है, इन रियासतों के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार ये रियासत आती है, किस प्रकार गणेश्वर सभ्यता थी, किस प्रकार कालीबंगा सभ्यता है, किस प्रकार आहड़ सभ्यता है, किस प्रकार गणेश्वर है, सीकर की गणेश्वर है, आहड़ उदयपुर की है, कालीबंगा हनुमानगढ़ की है। तो इन रियासतों ये जो क्या छोटी छोटी अगर हम बात करते हैं इनके बारे में क्या चर्चा करेंगे और हम क्या राजस्थान जो इतिहास है उसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो पार्ट है तो कल की क्लास में चर्चा करेंगे। खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।